हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम जून 2024 का जितना भी आरबीआई सर्कुलर्स है उसको एक सिंगल लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल वे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। और अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जा करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इस लेक्चर का भी और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका भी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला सर्कुलर है ये 7 जून 2024 का है। देखिए, बैंकों के अंदर जो डिपॉजिट्स होता है, हम जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर बैंक अलग अलग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे करता है, राइट, टाइप ऑफ डिपॉजिट के हिसाब से। तो उसके लिए आरबीआई का जो मास्टर डायरेक्शन है, मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स डायरेक्शंस 2016, तो उसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया है। और अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग बैंक्स के लिए जो बल्क डिपॉजिट का लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले ये 2 करोड़ रुपया था, अभी इसको बढ़ा करके 3 करोड़ रुपया कर दिया गया है। तो बैंकों का जो बल्क डिपॉजिट का लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। 2 करोड़ रुपीस पहले था, अभी इसको 3 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। आई नो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, डोंट वरी, इसको हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे बल्क डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। इन जनरल जब हम बात करते हैं बल्क डिपॉजिट तो इसका मतलब क्या होता है, तो आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा। बल्क डिपॉजिट क्या होता है, ये लार्ज सम्स ऑफ मनी होता है या लार्ज अमाउंट ऑफ मनी होता है जिसको कि एक सिंगल कस्टमर के द्वारा बैंक में डिपॉजिट किया जाता है। तो एक सिंगल कस्टमर है, वो बैंक में गया और उसने एक साथ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बैंक में डिपॉजिट किया, तो वो बैंक के लिए क्या हो जाता है, बल्क डिपॉजिट हो जाता है। अब ये जो सिंगल कस्टमर होता है ना, ये जनरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है, लार्ज कॉरपोरेशंस होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, तो ये सब होता है। और देखिए, बल्क डिपॉजिट के ऊपर बैंक को स्पेशल इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। रेगुलर डिपॉजिट के ऊपर बैंक जिस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे करता है ना, बल्क डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट बैंक पे करता है वो रेगुलर डिपॉजिट से थोड़ा हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट का जो साइज रहता है वो थोड़ा सा लार्ज रहता है। ठीक है, तो इन जनरल आपको समझ में आ गया बल्क डिपॉजिट का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर किसी सिंगल कस्टमर के द्वारा लार्ज सम्स ऑफ मनी बैंक में डिपॉजिट किया जाता है तो वो बैंक के लिए बल्क डिपॉजिट होता है। अब यहाँ पे लार्ज अमाउंट का मतलब क्या है, स्पेसिफिकली कितना अमाउंट अगर बैंक में जमा किया जाएगा तो वो बैंक के लिए बल्क डिपॉजिट होगा और बैंक को उसके ऊपर स्पेशल इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हम बात करते हैं, तो जिस मास्टर डायरेक्शन को हमने देखा था, मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट डायरेक्शन 2016, तो उसके पैराग्राफ 3A1 के अकॉर्डिंग बल्क डिपॉजिट का जो डेफिनेशन है, जो मतलब है, वो वेरी करता है बैंक टू बैंक। तो जो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स है और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके लिए बल्क डिपॉजिट का मतलब है सिंगल रूपी टर्म डिपॉजिट्स ऑफ ₹2 करोड़ एंड अबव। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है वो, अच्छा हाँ, ये डेफिनेशन हम अभी बात करें, अभी क्या है, ठीक है, अमेंडमेंट वाला अभी हमने नहीं देखा है, अभी क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए बल्क डिपॉजिट का मतलब है सिंगल रूपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹2 करोड़ एंड अबव। तो कोई व्यक्ति है, वो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाता है और वहाँ पे जाकर के वो 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट का एक बार में एफडी कराता है, तो वो डिपॉजिट स्केड्यूल कमर्शियल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या होता है, बल्क डिपॉजिट होता है। ओके, इसके बाद देखिए, जो रीजनल रूरल बैंक्स होता है, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए बल्क डिपॉजिट का मतलब है सिंगल रूपी टर्म डिपॉजिट्स ऑफ ₹1 करोड़ एंड अबव। तो कोई व्यक्ति है, वो रीजनल रूरल बैंक के अंदर जाता है और उसने 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट का एक बार में एफडी कराया, तो वो डिपॉजिट रीजनल रूरल बैंक के लिए क्या होता है, बल्क डिपॉजिट होता है। ओके, अभी ये बल्क डिपॉजिट का डेफिनेशन है, समझ में आ गया। स्केड्यूल कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए बल्क डिपॉजिट का क्या मतलब है, सिंगल रूपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹2 करोड़ एंड अबव। और रीजनल रूरल बैंक के लिए बल्क डिपॉजिट का मतलब है सिंगल रूपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹1 करोड़ एंड अबव। ओके, अब देखते हैं अभी क्या फैसला लिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे रिव्यू किया गया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बल्क डिपॉजिट का डेफिनेशन है उसको यहाँ पे रिवाइज किया है। स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और लोकल एरिया बैंक्स के लिए जो बल्क डिपॉजिट का डेफिनेशन है उसको यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवाइज किया है। और रिवाइज डेफिनेशन के हिसाब से स्केड्यूल कमर्शियल बैंक
और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अब बल्क डिपॉजिट का मतलब है सिंगल रूपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹3 करोड़ एंड अबव। तो पहले ये कितना था, ₹2 करोड़ एंड अबव था, अभी इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, ₹3 करोड़ एंड अबव कर दिया गया है। मतलब कि अब अगर कोई व्यक्ति स्केड्यूल कमर्शियल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाता है और वहाँ पे जा करके वो 3 करोड़ या फिर 3 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट का एक बार में FD कराता है, तो वो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या होगा, बल्क डिपॉजिट होगा। अब देखिए यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स के लिए बल्क डिपॉजिट का जो डेफिनेशन था उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है। क्या था डेफिनेशन, सिंगल रूपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹1 करोड़ एंड अबव, राइट। लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या लाया गया है ना, रीजनल रूरल बैंक के लिए जो बल्क डिपॉजिट का डेफिनेशन था, अब वही डेफिनेशन लोकल एरिया बैंक्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। मतलब कि अब रीजनल रूरल बैंक या लोकल एरियाज बैंक में कोई व्यक्ति जाता है और वो 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा का FD करता है, तो वो लोकल एरिया बैंक्स या रीजनल रूरल बैंक्स के लिए क्या होगा, बल्क डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स के लिए बल्क डिपॉजिट का जो डेफिनेशन था वही डेफिनेशन अब लोकल एरिया बैंक्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ओके, तो इस पूरे सर्कुलर में यही बोला गया है। स्केड्यूल कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अब बल्क डिपॉजिट का क्या मतलब है, सिंगल रूपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹3 करोड़ एंड अबव। और रीजनल रूरल बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स के लिए बल्क डिपॉजिट का क्या मतलब है, सिंगल रूपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹1 करोड़ एंड अबव। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ पे जो चेंजेस लाया गया है तो उसके हिसाब से मास्टर डायरेक्शन को लाने के लिए मास्टर डायरेक्शन को यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है। इसके अलावा जिस चेंजेस के बारे में हमने बात किया है उसके अलावा मास्टर डायरेक्शन के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। और जो ये इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत RBI को जो पावर मिलता है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है। एप्लीकेबिलिटी का अगर हम बात करें तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जो भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है और लोकल एरियाज बैंक है। एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स इसीलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स के लिए जो बल्क डिपॉजिट का डेफिनेशन था उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। आपको समझ में आ गया होगा। स्केड्यूल कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो बल्क डिपॉजिट का डेफिनेशन है उसमें चेंजेस लाया गया है। ओके, कमेंसमेंट का अगर हम बात करें मतलब कि कब से ये लागू होगा, तो जिस डेट को ये सर्कुलर इशू हुआ है उस डेट से ही ये जो इंस्ट्रक्शन है वो लागू हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए मैंने सर्कुलर का एक पार्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है। देखिए एग्जिस्टिंग जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से, जो एग्जिस्टिंग सेक्शन है उसके हिसाब से जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है और जो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है उसके लिए बल्क डिपॉजिट का क्या मतलब है, सिंगल रूपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹2 करोड़ एंड अबव। आई होप आपको ये विजिबल होगा। और तो यहाँ पे इसको चेंज करके कितना कर दिया गया है, ₹3 करोड़ एंड अबव कर दिया गया है। ओके, और जो रीजनल रूरल बैंक है उसके लिए बल्क डिपॉजिट का जो डेफिनेशन था वही है, सिंगल रूपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹1 करोड़ एंड अबव। तो उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, बस इस डेफिनेशन के अंदर लोकल एरिया बैंक्स को भी शामिल कर दिया गया है। मतलब कि अब लोकल एरिया बैंक्स में भी अगर कोई व्यक्ति जाता है और 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट का एक बार में FD करता है तो वो लोकल एरिया बैंक के लिए क्या कहलाएगा, बल्क डिपॉजिट कहलाएगा। ओके, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर भी 7 जून 2024 का है। आपको पता होगा कि जब भी भारत के बाहर का कोई व्यक्ति या फिर कंपनी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो हम क्या बोलते हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हुआ है या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, हम ऐसा कहते हैं, राइट। जैसे कि मान लीजिए भारत के बाहर का कोई व्यक्ति है और उसने भारत के अंदर किसी बिजनेस में उस बिजनेस के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के उद्देश्य से, उस बिजनेस के सिग्निफिकेंट पोर्शन को अक्वायर करने के उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट किया है, तो हम बोलते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, राइट। और अगर कोई भारत के बाहर का व्यक्ति है, उसने भारत के अंदर सिंपली शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो हम बोलते हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब देखिए जिस प्रकार से भारत के बाहर के लोगों के द्वारा भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसी प्रकार से जो पर्सन रेसिडेंट इंडिया है, भारत के अंदर जो इंडिविजुअल्स है, जो कंपनीज है, उसके द्वारा भी तो भारत के बाहर दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो डायरेक्शंस है
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डायरेक्शंस 2022, इसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया है। ओके, तो अमेंडमेंट क्या लाया गया है, कौन से पैराग्राफ में लाया गया है, उसको देखने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए कि, क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो एक तो होता है ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है ओवरसीज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो हम थोड़ा थोड़ा इन दोनों को देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने सर्कुलर के ऊपर आएंगे। ओके, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन जनरल अगर हम बात करें कि ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो भारत का कोई पर्सन या फिर कंपनी भारत के बाहर किसी दूसरे देश के वहाँ के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, इस उद्देश्य से, इस इंटेंशन के साथ कि उस बिजनेस का वो सिग्निफिकेंट पार्ट अक्वायर कर लेगा, उस बिजनेस का जो ऑपरेशंस है उसके ऊपर उसका कंट्रोल हो जाएगा, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये तो हमने इन जनरल देख लिया। अब देखिए ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डिफाइन करता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, भारत के बाहर का कोई देश है और वहाँ पे एक अनलिस्टेड कंपनी है, मतलब कि वो कंपनी वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, और उस कंपनी के शेयर्स को अगर भारत के किसी व्यक्ति या फिर कंपनी के द्वारा अक्वायर किया जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ओके, उसके अलावा कोई फॉरेन एंटिटी है और उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को किसी भारत के पर्सन या फिर कंपनी ने सब्सक्राइब किया है, तो ये भी क्या कहलाता है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो अगर आप लोगों में से किसी ने कंपनी लॉ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कोई कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होता है, जब वो शुरू होता है, तो उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसमें बेसिकली कंपनी से जुड़ा हुआ जानकारी रहता है, जैसे कि कंपनी का नाम क्या है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है काम करने का। और इसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो लीगल डॉक्यूमेंट रहता है उसके अंदर एक सब्सक्राइबर क्लॉज रहता है, जिसमें वैसे लोगों का नाम मेंशन रहता है जो कि कंपनी का इनिशियल शेयर होल्डर रहता है, जिसने कि इनिशियली कैपिटल दिया होता है कंपनी को। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई फॉरेन एंटिटी है और उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अगर किसी ने सब्सक्राइब किया है तो वो भी क्या कहलाएगा, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। यानी कि अगर भारत का कोई पर्सन है या फिर कंपनी है, उसने किसी फॉरेन एंटिटी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया है, जब वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रहा था उस समय उसने कैपिटल प्रोवाइड किया है, तो वो भी क्या कहलाएगा, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ओके, सबसे पहला पॉइंट ये है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, अगर किसी लिस्टेड फॉरेन एंटिटी के 10% या फिर 10% से ज़्यादा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो भी क्या कहलाएगा, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, उसने किसी लिस्टेड फॉरेन एंटिटी के 10% या फिर 10% से ज़्यादा शेयर्स एक्वायर किया है, तो वो क्या कहलाएगा, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ओके, इसके अलावा देखिए, कोई लिस्टेड फॉरेन एंटिटी है और उसके 10% से कम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ऐसा है ना जिसके परिणाम स्वरूप जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसके पास उस कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर कंट्रोल आ गया है, तो फिर उस तरीके का इन्वेस्टमेंट भी क्या कहलाएगा, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो ये 3 पॉइंट है जो कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करता है। तो आप चाहें तो, अगर आपको लंबे समय तक इसको याद रखना है तो आप चाहें तो पॉज करके एक बार बस उसको रीड कर लीजिए, आपको बहुत दिनों तक ये याद रहेगा। ओके, और ये इंपॉर्टेंट भी होता है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कहीं पे भी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब हम बात करते हैं ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो देखिए, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को छोड़ करके किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो कि फॉरेन सिक्योरिटीज़ में किया गया है वो ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट। तो भारत का कोई व्यक्ति है, उसने भारत के बाहर किसी देश में नॉर्मली इस इंटेंशन से कि कुछ पैसा अर्न किया जाए, इस इंटेंशन से कि वो अपने जो उसका पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई कर सके, इस उद्देश्य से उसने भारत के बाहर किसी देश में स्टॉक्स में, वहाँ के बॉन्ड्स में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो क्या कहलाएगा, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ओके, समझ में आ गया। आई होप आपको एक आइडिया आ गया होगा कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पे हम जो सर्कुलर में बात करने वाले हैं ना, वो रिलेटेड है ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से, ओपीआई से वो रिलेटेड है। ओके, तो आइए हम देखते हैं अपने सर्कुलर को। देखिए,
यहाँ पे सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है, अब जैसे कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको कौन फैसिलिटेट कराता है, जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स है वो उसको फैसिलिटेट कराता है। तो यहाँ पे जो कैटेगरी 1 ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स है उसका ध्यान अट्रैक्ट किया गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डायरेक्शंस 2022 के पैराग्राफ 19E के ऊपर। अब पैराग्राफ 19E में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इन्वेस्टमेंट होता है किसी दूसरे देश के वहाँ के इन्वेस्टमेंट फंड में, इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब क्या हो गया, कोई म्यूचुअल फंड है, कोई ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, तो अगर मान लीजिए भारत का कोई पर्सन है या फिर कोई कंपनी है वो भारत के बाहर किसी देश में वहाँ के इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करता है और वो इन्वेस्टमेंट फंड उस देश के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए रेगुलेटेड है उसके द्वारा रेगुलेटेड है, तो फिर उस तरीके का इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, उस तरीके का इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म मेंशन है इंक्लूडिंग स्पॉन्सर कंट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब होता है, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंड है भारत के बाहर और उसको सेटअप करने के लिए भारत के अंदर कोई व्यक्ति या फिर कंपनी के द्वारा उस इन्वेस्टमेंट फंड को सेटअप करने के लिए इनिशियल कैपिटल प्रोवाइड किया गया है, तो वो स्पॉन्सर कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस तरीके का कंट्रीब्यूशन भी क्या माना जाएगा, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर भारत के बाहर किसी देश में वहाँ के इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट होता है और वो इन्वेस्टमेंट फंड उस देश के फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जो रेगुलेटर है उसके द्वारा रेगुलेटेड है, तो फिर उस तरीके के इन्वेस्टमेंट को ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए इसी डायरेक्शन के अंदर जो पैराग्राफ 24(1) है इसमें फिर से इस बात को रिपीट किया गया है कि अगर इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ठीक है, अब अभी क्या डिसीजन लिया गया है उसको हम समझते हैं। तो देखिए अलग अलग जुरिस्डिक्शंस के अंदर, मतलब कि अलग अलग देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट फंड्स है उसको अलग अलग रूल रेगुलेशन के थ्रू गवर्न किया जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को एक क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डायरेक्शंस 2022 है उसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया है। तो अब क्या अमेंडमेंट लाया गया है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मैं जो भी आपको समझाऊंगी। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन था 2022 का उसका जो एग्जिस्टिंग पैराग्राफ है, पैराग्राफ 19E, हमने क्या देखा था, पैराग्राफ 19E के अकॉर्डिंग अगर भारत के बाहर किसी इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट होता है तो वो इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है ना उसको रिप्लेस कर दिया गया है एक नए पैराग्राफ से, और जो अमेंडेड पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति है उसने भारत के बाहर किसी इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट किया तो उस तरीके का इन्वेस्टमेंट तो ओपीआई माना ही जाएगा, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना ही जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है उसने भारत के बाहर इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है, किसी भी नाम से जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है उसमें भी अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको भी ऐसा क्या माना जाएगा, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको तो माना ही जाएगा ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा भी अगर उस इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा किसी भी नाम से जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है, चाहे वो बॉन्ड्स हो सकता है, शेयर्स हो सकता है, तो उसमें भी अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको एज अ ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आरबीआई ने किया क्या उसको समझिए। तो आरबीआई ने सिंपली यहाँ पे जो ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का स्कोप है उसको आरबीआई ने बढ़ा दिया है, और यहाँ पे इसके अंदर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है उन सबको शामिल कर दिया है। मतलब पहले क्या होता था, पहले कोई भारत का व्यक्ति है वो भारत के बाहर इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट्स में ही इन्वेस्टमेंट कर सकता था, उसको ही एज अ ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाता था। लेकिन अब क्या बोल दिया गया है कि ना कि सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट में बल्कि उसके द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है, किसी भी नाम से वो इशू क्यों ना किया जाता हो, उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा जो है वो फैसला लिया गया, अमेंडमेंट किया गया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। और देखिए इसी के अकॉर्डिंगली
जो IFSC है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को छोड़ करके, इस एरिया को छोड़ करके जो दूसरा जुरिस्डिक्शंस है, मतलब कि जो दूसरा देश है, वहाँ पे कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वहाँ के इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट्स में या फिर उसके द्वारा इशूड इंस्ट्रूमेंट में, तो लिस्टेड इंडियन कंपनीज और रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसको एज अ ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। कहाँ हमने बात किया, IFSC को छोड़ करके दूसरा जुरिस्डिक्शंस में, IFSC को छोड़ करके दूसरे देश में हम बात करें, ठीक है। अब अगर हम बात करें IFSC के अंदर, तो देखिए IFSC के अंदर जो इन्वेस्टमेंट फंड होगा ना, उसमें ना कि सिर्फ लिस्टेड इंडियन कंपनीज और रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, बल्कि जो अनलिस्टेड इंडियन कंपनी है वो भी IFSC के अंदर जो इन्वेस्टमेंट फंड होगा या व्हीकल होगा उसके यूनिट्स में या फिर उसके द्वारा इशूड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसको एज अ ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। बस यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पे बस एक है कि जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो यहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स है उसका जो Schedule 5 है उसके अंदर जो लिमिट्स प्रिस्क्राइब है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। IFSC के अंदर जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल या फंड होगा उसमें उस लिमिट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे वैसे तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है IFSC के बारे में, यहाँ पे फिर से अगर हम थोड़ा सा बात करें तो देखिए IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर हमारे देश का पहला और एकमात्र अभी IFSC है, गिफ्ट IFSC, जो कि गुजरात के गांधीनगर में है। अब IFSC के अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आता है, अपना ब्रांच सेटअप करता है, यूनिट सेटअप करता है, सब्सिडरी यहाँ पे सेटअप करता है और यहाँ से फिर ये दुनिया भर के लोगों को जो फाइनेंशियल सर्विसेज होता है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। अब यहाँ पे जो IFSC को लेकर के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट उससे रिलेटेड है, वो ये है कि IFSC भले ही इंडिया के अंदर लोकेटेड है, हमने अभी बात किया कि गिफ्ट IFSC कहाँ पे है, गुजरात के गांधीनगर में है, तो भले ही ये इंडिया के अंदर लोकेटेड है लेकिन इसको कंसीडर किया जाता है कि ये इंडिया के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, इसको ऐसा कंसीडर किया जाता है। तो अगर मान लीजिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के अंदर कोई म्यूचुअल फंड है और उसमें आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो अब आपको ये वाला पॉइंट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो IFSC को छोड़ करके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को छोड़ करके दूसरे जुरिस्डिक्शन में, दूसरे देश में कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वहाँ के इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट्स और उसके द्वारा इशूड इंस्ट्रूमेंट में, तो लिस्टेड इंडियन कंपनीज और रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। और जब हम बात करते हैं IFSC का, तो IFSC में लिस्टेड इंडियन कंपनीज और रेसिडेंट इंडिविजुअल्स तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकता है, बल्कि इसके अलावा जो अनलिस्टेड इंडियन कंपनी है वो भी IFSC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट फंड या फिर व्हीकल है उसके यूनिट्स में या फिर उसके द्वारा इशूड किसी इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, RBI ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज ड्यूली रेगुलेटेड, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया या फिर कहें तो इसके डेफिनेशन को चेंज कर दिया RBI ने। अभी तक क्या होता था, देखिए अभी तक अगर कोई भारत का व्यक्ति है या फिर कंपनी है वो सिर्फ वैसे ही इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता था जो कि वहाँ के फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जो रेगुलेटर है उसके द्वारा रेगुलेटेड है। अब RBI ने यहाँ पे क्या बोला है, RBI ने बोला है कि उस तरह के इन्वेस्टमेंट फंड में तो इन्वेस्टमेंट किया ही जा सकता है, साथ ही में अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंड है जिसके एक्टिविटीज़ को फाइनेंशियल, उस देश का जो फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेटर है उसके द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, डायरेक्टली रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, उसके फंड मैनेजर के थ्रू रेगुलेट किया जा रहा है, तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मतलब कि कोई इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज है, वहाँ का जो फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेटर है वो उसको डायरेक्टली रेगुलेट नहीं कर रहा है, वो उस इन्वेस्टमेंट फंड का जो फंड मैनेजर है उसको रेगुलेट कर रहा है। तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट फंड में भी अब इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारा कंट्री है, जैसे सिंगापुर हो गया, US हो गया, तो यहाँ पे कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट फंड ऐसा है जिसको डायरेक्टली रेगुलेट नहीं किया जाता है, यहाँ पे उस इन्वेस्टमेंट फंड का जो फंड मैनेजर होता है उसको रेगुलेट किया जाता है। तो अभी तक इन्वेस्टर्स के मन में ये कन्फ्यूज़न था कि उस तरह के इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है ओवरसीज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो अभी इसको RBI ने क्लैरिफाई कर दिया है
है, आरबीआई ने बोला है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज है जिसको वहाँ का फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेटर रेगुलेट कर रहा है, तो उस इन्वेस्टमेंट फंड में तो आप इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं। साथ ही में अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड है जिसको डायरेक्टली फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसके फंड मैनेजर को रेगुलेट किया जा रहा है, तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके यूनिट में या फिर उसके द्वारा इशूड किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं दूसरे अमेंडमेंट के ऊपर। एक तो हमें समझ में आ गया कि कहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था, जो मास्टर डायरेक्शन था, सॉरी, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज डायरेक्शंस 2022 था, उसके पैराग्राफ 19E के अंदर अमेंडमेंट हुआ है। उस पैराग्राफ को रिप्लेस कर दिया गया है एक नए पैराग्राफ से, और उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब देखिए, उसी डायरेक्शन के अंदर पैराग्राफ 24(1) के अंदर अमेंडमेंट हुआ है। पैराग्राफ 24(1) को भी रिप्लेस कर दिया गया है एक नए पैराग्राफ से। ओके, और नए पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, ऑलमोस्ट इसको हमने पहले पढ़ ही लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया गया तो फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो नए पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होता है, इंडियन एंटिटी या रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, चाहे वो इंडियन एंटिटी है या फिर रेसिडेंट इंडिविजुअल है, वो आईएफएससी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट फंड है या व्हीकल है, उसके यूनिट्स या फिर उसके द्वारा इशूड किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और उस तरीके के इन्वेस्टमेंट को ऐसा ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और लिस्टेड इंडियन कंपनीज और रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के अलावा जो अनलिस्टेड इंडियन एंटिटीज़ है वो भी आईएफएससी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओके, तो यही इस पैराग्राफ में बोला गया है, हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया था। तो ये दो मेन अमेंडमेंट है जो कि किया गया है, और यहाँ पे जो भी चेंजेस लाए गए उसके हिसाब से 2022 का जो डायरेक्शन है उसको लाने के लिए 2022 के डायरेक्शन को भी यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। और जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स है उनको बोला गया है कि वो अपने क्लाइंट को, जो भी रिलेटेड क्लाइंट है, उसको इस सर्कुलर के बारे में इन्फॉर्म करें। एप्लीकेबिलिटी का अगर हम बात करें तो जितना भी कैटेगरी 1 ऑथराइज डीलर बैंक्स है उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को डिस्कस करते हैं। और देखिए, ये वाला सर्कुलर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, आई होप आप सबने अच्छे से उसको सुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर 11 जून 2024 का है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक ने गुयाना सरकार को 23.37 मिलियन यूएस डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया है। तो इस पूरे सर्कुलर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है ये होता क्या है, जिसको शॉर्ट में एलओसी बोला जाता है। तो देखिए, लाइन ऑफ क्रेडिट और कुछ भी नहीं है, ये एक फ्लेक्सिबल लोन एग्रीमेंट होता है जो कि बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है बोरोवर्स को। इसमें होता क्या है, इसमें एक प्री डिटरमाइंड लिमिट रहता है, और उस लिमिट के अंदर जब जब आपको फंड का ज़रूरत होता है आप फंड विड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके बैंक ने आपको 5 लाख रुपए के वैल्यू का एक लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया है, तो 5 लाख रुपए तक आपको जब भी फंड का ज़रूरत पड़ेगा आप विड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए कि कभी आपको 50,000 रुपीज़ का ज़रूरत हुआ तो आपने 50,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिया, कभी 1 लाख रुपीज़ का ज़रूरत हुआ तो आपने 1 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर लिया। तो एक प्री डिटरमाइंड लिमिट होता है, इस लिमिट के अंदर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी भी फंड विड्रॉ कर सकते हैं। अब लाइन ऑफ क्रेडिट का जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो ये है कि लाइन ऑफ क्रेडिट में आप जितना पैसा विड्रॉ करते हैं सिर्फ उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। ऐसा नहीं है कि बैंक ने आपको 5 लाख रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया है तो आपको पूरा 5 लाख रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो देना होगा। आपने मान लीजिए कि सिर्फ 2 लाख रुपए ही विड्रॉ किया है, 2 लाख रुपए का ही आपने इस्तेमाल किया है, तो सिर्फ 2 लाख रुपए के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर जो लिमिट होता है उस लिमिट के अंदर बोरोवर फंड विड्रॉ कर सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है और फिर इसको रीपे कर सकता है, और फिर उसी लिमिट के अंदर वो फंड फिर से विड्रॉ भी कर सकता है। तो ये होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। अब लाइन ऑफ क्रेडिट का ज़्यादातर इस्तेमाल जो ट्रेड फाइनेंसिंग होता है उसके लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भारत का एक कंपनी है, लेट्स से कि टेक्सटाइल कंपनी है, और उसको यूएस के एक कंपनी से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन भारत का जो टेक्सटाइल कंपनी है उसके पास कैपिटल नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है उस ऑर्डर को तैयार करने के लिए। तो वो एक बैंक जाता है और बैंक से लेट्स से कि उसने 1 करोड़ रुपए के वैल्यू का लाइन ऑफ क्रेडिट अवेल कर लिया। तो अब जब जब उसको पैसों का ज़रूरत पड़ेगा
मान लीजिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उसको पैसा चाहिए, तो 1 करोड़ रुपए में से उसने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया। उसके बाद लेबर कॉस्ट के लिए उसको पैसा चाहिए, तो फिर उसने और पैसा विड्रॉ कर लिया, और उसका जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा वो ऑर्डर एक्सपोर्ट कर देगा, और यूएस वाला जो कंपनी है, यूएस वाला कंपनी जब उसको पैसा लौटा देगा तो फिर ये बैंक में जा कर के पैसा पे कर देगा। तो कुछ इस तरीके से लाइन ऑफ क्रेडिट ट्रेड फाइनेंसिंग के लिए काम करता है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट का कॉमनली इस्तेमाल ट्रेड फाइनेंसिंग के लिए किया जाता है, वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए किया जाता है। बैंक्स का जो वर्किंग कैपिटल नीड्स होता है, तो जो डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए उसको पैसों का ज़रूरत पड़ता है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया या इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, तो उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट, खास करके जो ट्रेड फाइनेंसिंग के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट इस्तेमाल किया जाता है ना, तो वो ज़्यादातर बैक्ड होता है बाय गवर्नमेंट सपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि हमारे देश का एक कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है, उसको यूएस के कंपनी से ऑर्डर मिला है और ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, और उसके पास ऑर्डर प्रिपेयर करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो बैंक जाता है। अब बैंक उसको पैसा क्यों देगा, क्योंकि बैंक, सरकार, ये सब हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देना चाहता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक को बोलता है कि देखिए अगर आप अभी इस कंपनी को पैसा दे दीजिए, अगर अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर में ये कंपनी आपका पैसा नहीं लौटा पाया तो हम आपको आगे आकर के रीपेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो अक्सर खास करके ट्रेड फाइनेंसिंग के लिए ये बैक्ड बाय गवर्नमेंट सपोर्ट होता है। ओके, आई होप आपको एक ओवरव्यू आ गया होगा लाइन ऑफ क्रेडिट आखिर होता क्या और इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं हम अपने सर्कुलर के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, अच्छा यहाँ पे एक और टर्म आया है एग्जिम बैंक, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने सर्कुलर के ऊपर आएंगे। ओके, तो अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक के बारे में बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है भारत के अंदर। 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब ये किस क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड है, तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये बेसिकली भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको फाइनेंस करता है, उसको फैसिलिटेट करता है, उसको प्रमोट करने का काम करता है। मतलब कि भारत के अंदर जो इम्पोर्टर है, जो एक्सपोर्टर है, उसको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, लोन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, गारंटीज देता है, उसके बाद एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। तो ये सब काम होता है एग्जिम बैंक का। अब देखिए एग्जिम बैंक को ओन कौन करता है, तो याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन करता है, लेकिन ये काम एज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के तौर पे करता है। तो जब हम बोलते हैं कि कोई कंपनी है वो एज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के तौर पे काम करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे एग्जिम बैंक है हमारे एग्जांपल में, तो जो एग्जिम बैंक है, एग्जिम बैंक को एक स्पेसिफिक लॉ के तहत इस्टेब्लिश किया गया है और इसका एक खुद का लीगल एंटिटी है जो कि गवर्नमेंट से अलग है। तो जिस लॉ के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया है, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया है, तो इसी एक्ट के अंदर पूरा इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन है, पावर्स मेंशन है, तो उसी के तहत ये काम करता है। ओके, तो एग्जिम बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करता है और ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के तौर पे काम करता है, और जो भी इसका ऑपरेशंस है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत इसको गवर्न किया जाता है। ओके, समझ में आ गया एग्जिम बैंक क्या है। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर। अब आपको ये सर्कुलर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है एग्जिम बैंक ने 15 मार्च 2024 को गवर्नमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना, सिंपली कहूँ तो गुयाना सरकार के साथ, गुयाना एक साउथ अमेरिका का एक देश है, तो यहाँ पे जो एग्जिम बैंक है उसने 15 मार्च 2024 को गुयाना सरकार के साथ एक एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट के तहत ये तय हुआ कि एग्जिम बैंक गुयाना सरकार को 23.37 यूएस डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करेगा और ये लाइन ऑफ क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्टेड होगा। ये यहाँ पे एग्रीमेंट के तहत तय हुआ। अब देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट एग्जिम बैंक जो प्रोवाइड कर रहा है गुयाना सरकार को, वो किस लिए कर रहा है, किस पर्पस से कर रहा है, तो यहाँ पे
गुयाना सरकार को ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आपने सुना होगा इसके बारे में, ये हमारे देश का एक पब्लिक सेक्टर है, एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। तो ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है तो उसके 2 हिंदुस्तान 228-201 एयरक्राफ्ट को प्रोक्यूर करने के लिए, उसको बाई करने के लिए ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो एग्जिम बैंक के द्वारा गुयाना सरकार को प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस पूरे सर्कुलर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में, तो उस एग्रीमेंट के तहत जो भी एलिजिबल गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जाना है, जिसके बारे में मेंशन है एग्रीमेंट के अंदर, तो वो भारत सरकार का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर वो एलिजिबल होना चाहिए। और वैसे ही गुड्स और सर्विसेज के लिए एग्जिम बैंक यहाँ पे उसको परचेज करने के लिए जो फाइनेंसिंग है वो प्रोवाइड कर सकता है। ओके, इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे एग्जिम बैंक के द्वारा जो टोटल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा, तो उस टोटल क्रेडिट का 75% के वैल्यू का जो गुड्स वर्क्स और सर्विसेज होगा ना, वो भारत से सप्लाई होना चाहिए। मतलब इसका क्या होता है, इसका मतलब सिंपली ये है, मतलब देखिए जितना भी क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है एग्जिम बैंक के द्वारा गुयाना सरकार को, तो उसके 75% वैल्यू का जो गुड्स है, जो सर्विसेज है, जो कि गुयाना सरकार के द्वारा बाई किया जाएगा ना, तो वो भारत से ही बाई होना चाहिए, भारत से ही वो सप्लाई होना चाहिए। और जो रिमेनिंग 25% है, रिमेनिंग 25% के वैल्यू का जो गुड्स और सर्विसेज है वो भारत के बाहर से किसी दूसरे देश से वो बाई कर सकता है गुयाना सरकार। मतलब कि इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जैसे एग्जिम बैंक है, एग्जिम बैंक ने यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट इशू किया है, तो यहाँ पे इस बात को इंश्योर करने के लिए प्रोविज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट इशू किया गया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमारे एक्सपोर्टर को हो सके, तो इसीलिए ये प्रोविज़न है। ओके, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ पार्ट्स भारत के अंदर नहीं मिलता है, तो उसके लिए यहाँ पे रिमेनिंग 25% का प्रोविज़न है कि टोटल वैल्यू का रिमेनिंग 25% के वैल्यू का जो गुड्स और सर्विसेज है वो भारत के बाहर से दूसरे देश से बाई किया जा सकता है। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत जो ये एग्रीमेंट हुआ है ये कब से प्रभावी हो गया है, तो 8 अप्रैल 2024 से ये प्रभावी हो गया है। और यहाँ पे अगर हम एक बात करें तो लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत जो फंड का डिसबर्समेंट होगा वो कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत एक लिमिट होता है और उस मतलब लिमिट के तहत जो फंड है उसका डिसबर्समेंट किया जाता है, तो वो कब तक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का जो स्केड्यूल कंप्लीशन डेट होगा उसके 48 मंथ्स के अंदर लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत जो फंड का डिसबर्समेंट है वो हो जाना चाहिए। मतलब क्या है, मान लीजिए कि लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक हॉस्पिटल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट इशू किया गया है और ये जो हॉस्पिटल है ना ये लेट्स से कि 31 दिसंबर 2026 को ख़त्म होने वाला है, मतलब कि ये स्केड्यूल कंप्लीशन डेट है। तो यहाँ पे इससे 48 मंथ्स के अंदर मतलब कि 4 साल, मतलब कि 31 दिसंबर 2030 तक लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत जो फंड का डिसबर्समेंट है वो हो जाना चाहिए, वो इस पॉइंट में बोला जा रहा है। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है। आपको पता होगा कि जब भी एक्सपोर्ट किया जाता है तो एक एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है या शिपिंग बिल भी उसको बोलते हैं, तो वो एक्सपोर्टर को फिल करना होता है। उसमें बेसिकली जिस सामान को एक्सपोर्ट किया जा रहा है उससे जुड़ा हुआ जानकारी रहता है, जैसे कि वो क्या है, कितने क्वांटिटी में किया जा रहा है, उसका वैल्यू क्या है, कहाँ पे उसको भेजा जा रहा है, तो ये सब जानकारी रहता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत जो गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उसके लिए भी एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म या जो शिपिंग बिल होता है वो फिल करना ज़रूरी होगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस है रिजर्व बैंक के द्वारा जो इशू किया जाता है टाइम टू टाइम उसके अकॉर्डिंग। ओके, ये पॉइंट भी समझ में आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो जो पूरा एक्सपोर्ट का प्रोसेस होता है उसको फैसिलिटेट कराने के लिए बीच में कुछ कुछ एजेंट्स भी होता है, इंटरमीडियरीज भी होता है जो कि फैसिलिटेट कराता है और उसको कुछ एजेंसी कमीशन भी दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत जो एक्सपोर्ट होगा उसके लिए किसी भी प्रकार का एजेंसी कमीशन नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं पे एजेंसी कमीशन देना पड़ता है एक्सपोर्टर को तो वो अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करके, खुद के पैसे का इस्तेमाल करके देगा, या फिर उसका जो एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट में बैलेंस होगा उसका इस्तेमाल करके वो कमीशन का पेमेंट कर देगा, जो भी फ्रीली फॉरेन करेंसी है उसमें। अब यहाँ पे एक टर्म आया है
एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये क्या होता है? देखिए, ये ना एक स्पेशल टाइप का अकाउंट है भारत के अंदर। इसको जो होल्ड करता है, इसका जो अकाउंट होल्डर रहता है ना, उसके द्वारा अलग अलग सोर्सेज से, एक्सपोर्ट से और भी अलग अलग सोर्सेज से वो जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है, जो फॉरेन करेंसी अर्न करता है, उसको वो इस तरह के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके रखता है और फिर वो इसका इस्तेमाल करके फिर वो इस पैसे का अलग अलग जगह इस्तेमाल करता है, इंपोर्ट के लिए और भी अलग अलग जगह इसका इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर कहीं पे कमीशन देना पड़ता है एक्सपोर्टर को, तो पहले तो वो अपने खुद के पैसे का इस्तेमाल करके दे सकता है, या फिर उसका जो ये एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट होगा, उसमें जो फॉरेन करेंसी होगा तो उसका इस्तेमाल करके ये जो कमीशन है उसका पेमेंट कर सकता है इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज। मतलब कि जिस भी करेंसी में ये कमीशन का पेमेंट करेगा वो फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी होना चाहिए, ज़्यादा वाइडली वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ज़्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करते हों, जैसे कि डॉलर, यूरो, ये बोला जा रहा है। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। और देखिए, एक्सपोर्टर के द्वारा जो एजेंसी कमीशन दिया जाएगा, तो एजेंसी कमीशन देने के लिए ऑथराइज डीलर तभी अलाउ कर सकता है जब एक्सपोर्टर ने जो भी गुड्स एक्सपोर्ट किया है उसका वैल्यू उसको मिल गया है, उसका पैसा उसको रिसीव हो गया है। तो जब एक्सपोर्टर ने जो एक्सपोर्ट किया है, जितने वैल्यू का भी एक्सपोर्ट किया है गुड्स, उतने वैल्यू उसको मिल चुका है, उसके बाद ही ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स अलाउ कर सकता है रेमिटेंसेस के लिए। जो भी कमीशन उसको द्वारा पे किया जाएगा उसको पे करने के लिए ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स अलाउ कर सकता है, जो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस है एजेंसी कमीशन का पेमेंट के लिए, उसके अकॉर्डिंग। ओके, इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स है वो अपने एक्सपोर्टर क्लाइंट को इस सर्कुलर के बारे में इन्फॉर्म करेगा और वो अपने एक्सपोर्टर क्लाइंट को एडवाइस भी देगा कि वो लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में एग्जिम बैंक से पता करे, उसकी डिटेल्स के बारे में पता करे। ओके, जो भी डायरेक्शंस के बारे में हमने बात किया है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के तहत इशू किया गया है। और देखिए, अगर किसी दूसरे एक्ट में, दूसरे लॉ में किसी प्रकार का परमिशन या फिर अप्रूवल के बारे में मेंशन है, जो भी डायरेक्शंस हमने बात किया है उससे रिलेटेड, तो उसको ये ओवरराइड नहीं करता है। वो जैसे है अभी भी वो वैसा ही रहेगा, उसको ये प्रीजुडिस नहीं करता है, उसको ये खत्म नहीं करता है। ओके, समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट सर्कुलर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास सर्कुलर है, ये सर्कुलर 11 जून 2024 का है। इस सर्कुलर के तहत क्या बोला जा रहा है उसको हम समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो भी ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स है उसका ध्यान अट्रैक्ट किया गया है 17 नवंबर 2023 के एक सर्कुलर के ऊपर। 17 नवंबर 2023 को जो सर्कुलर आरबीआई ने इशू किया था, उसमें आरबीआई ने ये बोला था कि 11 जुलाई 2022 को जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स को अलाउ कर दिया गया था कि वो इंटरनेशनल ट्रेड का सेटलमेंट इंडियन रुपीस में करने के लिए अपने पास स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट ओपन कर सकता है। तो वैसे ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स अब अपने क्लाइंट के लिए एक एडिशनल स्पेशल करेंट अकाउंट ओपन कर सकता है, जो कि एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स के सेटलमेंट के लिए होगा। आई नो बहुत सारा चीज़ मैंने यहाँ पे बोल दिया, आपको समझ में नहीं आया होगा, डोंट वरी, इसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक टर्म आया है स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट। तो ये क्या होता है? स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करने के लिए आरबीआई ने 11 जुलाई 2022 को ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स को अलाउ कर दिया था कि जो भी ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स है वो स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट ओपन कर सकता है। किस चीज़ के लिए ओपन कर सकता है? तो इंटरनेशनल ट्रेड का सेटलमेंट इंडियन रुपीस में करने के लिए स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट वो अपने पास ओपन और मेंटेन कर सकता है। ओके, अब ये स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट है क्या? देखिए, ये कैसा अकाउंट होता है जो कि डोमेस्टिक बैंक अपने पास ओपन करता है किसी फॉरेन बैंक के लिए, डोमेस्टिक बैंक अपने करेंसी में। मतलब कि मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अमेरिका के एक बैंक के बिहाफ पे अपने पास एक अकाउंट ओपन किया और वो अकाउंट इंडियन रुपीस में मेंटेन होता है। तो उस तरीके के अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। इस तरीके का जो अकाउंट है वो एसबीआई के लिए क्या होता है? स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट होता है। अब ऐसे अकाउंट को ओपन करने के लिए आरबीआई ने अलाउ कर दिया था 11 जुलाई 2022 को जो भी एडी कैटेगरी 1 बैंक्स है उसको। और किस लिए अलाउ किया था? कि ताकि वो इंटरनेशनल ट्रेड का सेटलमेंट इंडियन रुपीस में कर सके।
अब इसका क्या मतलब होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड का सेटलमेंट इंडियन रुपीज़ में वो कर सकें। देखिए, मान लीजिए कोई इंडियन इंपोर्टर है, वो लेट्स से कि अमेरिका में एक कंपनी है और उससे वो कुछ गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अब उसको जो फॉरेन ट्रेडर है, जो अमेरिका का कंपनी है, उसको पैसा देना होगा। तो ये जो इंडियन इंपोर्टर है ना, वो क्या करेगा, वो सिंपली यहाँ पे वो क्या करेगा, ये जो अकाउंट है स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट है, वो एसबीआई के पास जाएगा और ये जो स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट है ना, इस अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट कर देगा। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए एक इंडियन एक्सपोर्टर है, उसको भारत के बाहर गुड्स भेजना है, लेट्स से कि अमेरिका में उसको गुड्स भेजना है, तो यहाँ पे उसके द्वारा जो गुड्स भेजा जाएगा, जो गुड्स का एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो उसके बदले में उसको कुछ पैसा मिलना होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे एसबीआई के पास जो अमेरिका के बैंक का स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट ओपन होगा, तो उस अकाउंट में से पैसा डिडक्ट हो जाएगा, उतना पैसा डिडक्ट हो जाएगा जितना कि इंडियन एक्सपोर्टर को मिलना होगा, और वो पैसा उस अकाउंट से डिडक्ट होके इंडियन एक्सपोर्टर का जो रेगुलर अकाउंट होगा उसमें क्रेडिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट होता है वो मदद करता है इंटरनेशनल ट्रेड का जो सेटलमेंट है वो इंडियन रुपीज़ में करने के लिए, इसको ये आसान बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि 17 नवंबर 2023 को आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया था, और उस सर्कुलर को इशू करके आरबीआई ने बोला था कि वैसा एडी कैटेगरी 1 बैंक्स जो कि अपने पास स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन करता है इंटरनेशनल ट्रेड का सेटलमेंट इंडियन रुपीज़ में करने के लिए, वो अब अपने क्लाइंट के लिए स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट के अलावा एक स्पेशल करेंट अकाउंट ओपन कर सकता है, जो कि एक्सक्लूसिवली किस चीज़ के लिए होगा, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस के सेटलमेंट के लिए होगा। ये बोला गया था नवंबर 2023 में जो सर्कुलर इशू किया गया था उसमें। अब अभी क्या फैसला लिया गया है ना, उसको ध्यान से समझिए। तो अभी क्या बोला गया है, अभी यहाँ पे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक्सपोर्टर्स को और जो एडी कैटेगरी 1 बैंक्स है उसको, यहाँ पे क्या बोला गया है ना कि 17 नवंबर 2023 को जो एडी कैटेगरी 1 बैंक्स को अलाउ कर दिया गया था कि वो अपने पास स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट के अलावा एक एडिशनल स्पेशल करेंट अकाउंट ओपन कर सकता है, जिसका इस्तेमाल वो किस चीज़ के लिए करेगा, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट के लिए करेगा। तो आरबीआई ने बोला है कि वो जो अकाउंट है उस अकाउंट का इस्तेमाल अब एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस के सेटलमेंट के लिए तो किया ही जाएगा, साथ ही में उस अकाउंट का इस्तेमाल अब इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस के सेटलमेंट के लिए भी किया जा सकता है। बस इस पूरे सर्कुलर में यही बोला गया है। 17 नवंबर 2023 को आरबीआई ने सर्कुलर इशू किया था, और वो सर्कुलर इशू करके आरबीआई ने क्या बोला था कि जो भी एडी कैटेगरी 1 बैंक्स है जो कि अपने पास स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन करता है, तो वो बैंक अब अपने पास एक एडिशनल स्पेशल करेंट अकाउंट ओपन कर सकता है अपने क्लाइंट के लिए, जो कि एक्सक्लूसिवली किसके लिए होगा, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस के सेटलमेंट के लिए होगा। तो अब आरबीआई ने यहाँ पे सर्कुलर इशू करके बोला है कि वो जो अकाउंट है वो अकाउंट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस के सेटलमेंट के लिए तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है, साथ ही में उसका इस्तेमाल अब इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट के लिए भी किया जा सकता है। ओके, तो ये यहाँ पे पूरा फैसला लिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो एक बार बस इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं, तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे इस सर्कुलर के बारे में आरबीआई ने बोला है कि जो भी क्लाइंट है उसको इसके बारे में पता होना चाहिए, उसको इसके बारे में बताना चाहिए। एप्लीकेबिलिटी का अगर हम बात करें तो जो भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है जिसके पास एडी कैटेगरी 1 का लाइसेंस है, उन सब के ऊपर ये सर्कुलर एप्लीकेबल होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास सर्कुलर है, ये सर्कुलर 28 जून 2024 का है। सिंपली इस सर्कुलर में ये बोला जा रहा है कि जो नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल से बाहर कर दिया है। देखिए, आपको पता होगा कि जब भी आरबीआई किसी बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल में शामिल करता है तो वो बैंक स्केड्यूल बैंक कहलाने लगता है। और ऐसा नहीं है कि आरबीआई हर बैंक को इस स्केड्यूल के अंदर शामिल कर देता है। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए के अंदर कुछ कुछ क्राइटेरिया मेंशन है, तो उन क्राइटेरिया के ऊपर जब भी कोई बैंक खरा उतरता है तभी इसको आरबीआई एज अ स्केड्यूल बैंक के तौर पे घोषित कर देता है। और जिस भी बैंक को आरबीआई इस स्केड्यूल के अंदर शामिल नहीं करता है वो बैंक नॉन स्केड्यूल बैंक कहलाता है। ओके, और देखिए जितना भी स्केड्यूल बैंक है ना उसको मेनली 2 तरह का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहला तो वो एलिजिबल हो जाता है आरबीआई से बैंक रेट के ऊपर डेट या फिर लोन अवेल करने में।
मतलब एक तो होता है रेपो रेट, तो रेपो रेट के ऊपर अगर कोई बैंक है आरबीआई से लोन ले रहा है तो बदले में उसको कोलेटरल देना पड़ता है, और अगर बैंक रेट के ऊपर कोई बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है तो बदले में उसको कोलेटरल नहीं देना पड़ता है, कोलेटरल फ्री वो लोन ले सकता है। तो यहाँ पे जो भी स्केड्यूल बैंक है वो एलिजिबल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंक रेट के ऊपर डेट या फिर लोन अवेल करने के लिए। ओके, इसके बाद देखिए वो ऑटोमेटिकली क्लियरिंग हाउस का मेंबर बन जाता है, ऑटोमेटिकली वो क्लियरिंग हाउस का मेंबरशिप एक्वायर कर लेता है। क्लियरिंग हाउस क्या होता है? तो क्लियरिंग हाउस एक ऐसा एंटिटी होता है जो कि बैंकों के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होता है उसको ये क्लियर और सेटल करने का काम करता है। तो अगर कोई बैंक है, वो स्केड्यूल बैंक है, वो ऑटोमेटिकली क्लियरिंग हाउस का मेंबर हो जाता है। और मान लीजिए कोई बैंक है वो स्केड्यूल बैंक नहीं है, तो उसको फिर ऐसे बैंक के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है जो कि क्लियरिंग हाउस का मेंबर है, उसके ऊपर उसको डिपेंड करना पड़ता है जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसका क्लियरेंस और सेटलमेंट के लिए। ठीक है, तो ये दो मेन फैसिलिटीज़ है जो कि हर स्केड्यूल बैंक इंजॉय करता है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर कि सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। देखिए इस सर्कुलर में सिंपली ये बोला जा रहा है कि जो नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, ये महाराष्ट्र बेस्ड एक बैंक है, अहमदनगर महाराष्ट्र बेस्ड एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल से बाहर कर दिया है। अब क्यों बाहर कर दिया है? तो अक्टूबर 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी आरबीआई ने इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल से बाहर कर दिया है। मतलब कि अब आरबीआई एक्ट 1934 का सेकेंड शेड्यूल का जो लिस्ट है आपको उसमें ये नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नहीं दिखेगा। समझ में आ गया? एप्लीकेबिलिटी का बात करें तो जितना भी कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन सब के ऊपर ये सर्कुलर एप्लीकेबल होगा, उन सबको यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया है इस मूव के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 21 जून 2024 का है और ये सर्कुलर रिलेटेड है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से। सबसे पहले तो देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेकर के जो मास्टर डायरेक्शन है ना, उसमें अमेंडमेंट लाया गया है। तो अमेंडमेंट को तो हम देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता क्या है। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल ये बेसिकली एक ऐसा पॉलिसी है भारत के अंदर जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के लिए ये रिक्वायर करता है कि बैंक का जो टोटल लोन्स है, बैंक के द्वारा जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज वो स्पेसिफिक सेक्टर में जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसमें एलोकेट करे, जैसे कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग। तो यही होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत बैंकों के लिए ये अनिवार्य होता है, बैंकों के लिए रिक्वायर होता है कि वो अपने टोटल लोन का एक सर्टेन परसेंटेज जो स्पेसिफिक सेक्टर है, जो प्रायोरिटी सेक्टर है, जैसे कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, उन सब में एलोकेट करें। ओके, समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली कौन कौन सा सेक्टर है। तो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर अलग अलग कैटेगरीज है, टोटल 8 कैटेगरीज है जिसमें बैंकों को अपने टोटल लोन का सर्टेन परसेंटेज एलोकेट करना होता है। अब ये क्या क्या है? तो एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स। ठीक है, तो ये 8 कैटेगरीज है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, जिन कैटेगरीज में जो बैंक है उसको अपने टोटल लोन का सर्टेन परसेंटेज एलोकेट करना होता है। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर कि सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर डायरेक्शन है, मास्टर डायरेक्शन ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसको कि सितंबर 2020 में इशू किया गया था और समय समय पे इसको अपडेट भी किया जाता है। तो इसके अंदर कुछ कुछ पैराग्राफ है जिन पैराग्राफ को अमेंड किया गया है। ओके, तो अब हम उन पैराग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं और ट्रस्ट मी इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, देखिए सबसे पहला पैराग्राफ है पैराग्राफ 7 जिसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया है। तो यहाँ पे आप हेडिंग पढ़ सकते हैं एडजस्टमेंट्स फॉर वेट्स इन पीएसएल अचीवमेंट। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट दिया जाता है बैंक को, तो टारगेट को किस तरीके से बैंकों के द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा कि बैंक का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे जो प्रोविज़न है वो है और इसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया है। ओके, तो देखिए
जो मास्टर डायरेक्शन है, मास्टर डायरेक्शन के अंदर 2 लिस्ट है और दोनों लिस्ट में ना डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है। तो एक लिस्ट ऐसा है जिसमें वैसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कंपैरेटिवली हाई पीएसएल क्रेडिट है, मतलब कि जितना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत वहाँ क्रेडिट होना चाहिए उससे ज़्यादा वहाँ पे लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, और एक लिस्ट ऐसा है जिसमें ऐसा डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहाँ पे कंपैरेटिवली लो पीएसएल क्रेडिट है, मतलब कि जितना उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहिए उससे कम क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है। अब ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक ही वैलिड था और ये तय हुआ था कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे रिव्यू किया गया और रिव्यू करने के बाद ये जो लिस्ट है उसको अपडेट कर दिया गया। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है। अब देखिए ये जो लिस्ट है, जो अपडेटेड लिस्ट है वो कब तक वैलिड रहेगा, तो जो अपडेटेड लिस्ट है वो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक वैलिड रहेगा और इसके बाद फिर से इसको रिव्यू किया जाएगा। नाउ देखिए जो लिस्ट है उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या तय हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे तय हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से वैसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे क्रेडिट फ्लो कंपैरेटिवली लो है, जहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत जितना क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहिए बैंकों को उससे कम प्रोवाइड हो रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे क्रेडिट फ्लो इस कंपैरेटिवली लोअर का मतलब क्या है, पर कैपिटा पीएसएल लेस देन 9,000 रुपये है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत पर पर्सन 9,000 रुपये से कम क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से जो भी नया प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा तो उसको 125% का वेट असाइन किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे क्रेडिट फ्लो कंपैरेटिवली लो है, मतलब कि वहाँ पे जो पर कैपिटा पीएसएल है वो लेस देन ₹9,000 है, वहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत पर पर्सन को 9,000 रुपये से कम क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर बैंक लेट्स से कि 1 लाख रुपया का लोन प्रोवाइड करता है तो बैंक जब अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट कैलकुलेट कर रहा होगा तो उस 1 लाख को ये 1,25,000 रुपया 1,25,000 रुपीज़ कंसीडर करेगा। यही इसका मतलब होता है, समझ में आ गया। उसी की तरह देखिए अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे क्रेडिट फ्लो कंपैरेटिवली हाई है, क्रेडिट फ्लो कंपैरेटिवली हाई इसका क्या मतलब होता है कि वहाँ पे जो पर कैपिटा पीएसएल है वो 42,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पर पर्सन को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है वो 42,000 रुपीज़ से ज़्यादा है। तो उस तरह के डिस्ट्रिक्ट के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से जो भी नया पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके ऊपर 90% का वेट असाइन किया जाएगा। मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे क्रेडिट फ्लो कंपैरेटिवली हाई है, पर कैपिटा पीएसएल वहाँ पे 42,000 रुपीज़ से जाता है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर बैंक 1 लाख रुपीज़ का लोन देता है तो बैंक जब पीएसएल टारगेट कैलकुलेट करेगा तो बैंक उसको कितना कंसीडर करेगा, बैंक उसको 90,000 रुपीज़ कंसीडर करेगा। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है ये तो पॉइंट हमने समझ लिया, लेकिन अमेंडमेंट हुआ कहाँ है, कौन से पार्ट में अमेंडमेंट लाया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने बात किया कि कोई डिस्ट्रिक्ट है उसको क्रेडिट फ्लो उसको कब माना जाएगा कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो क्रेडिट फ्लो है वो कंपैरेटिवली लो है, तो कब माना जाएगा जब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पर कैपिटा पीएसएल लेस देन ₹9,000 होगा। तो पहले ये ना ₹6,000 था, अभी इसको यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया गया है और यही वाले पॉइंट में अमेंडमेंट हुआ है। इसी प्रकार से कोई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कब माना जाएगा कि क्रेडिट फ्लो कंपैरेटिवली हाई है, जब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पर कैपिटा पीएसएल कितना होगा 42,000 रुपीज़ से ज़्यादा होगा। तो पहले ये लिमिट कितना था, ₹25,000 था। ओके, समझ में आ गया। तो यही दोनों जगह पे अमेंडमेंट हुआ है, बाकी सारा चीज़ सेम है, जो पहले था वही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे क्योंकि पैराग्राफ 7 के अंदर अमेंडमेंट लाया गया है तो उसी के हिसाब से जो मास्टर डायरेक्शन है उसको भी यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। ओके, अब देखिए मास्टर डायरेक्शन के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट है
हमने बात किया कि एक लिस्ट है जिसमें कि वैसा डिस्ट्रिक्ट का नाम शामिल है जहाँ पे क्रेडिट फ्लो कंपैरेटिवली हाई है, और एक ऐसा लिस्ट है जहाँ पे वैसे डिस्ट्रिक्ट का नाम शामिल है जहाँ पे क्रेडिट फ्लो कंपैरेटिवली लो है। तो उस लिस्ट के अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 100% का वेटेज ही कंसीडर किया जाएगा। मतलब कि अगर बैंक 100 रुपये लोन देता है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो PSL टारगेट कैलकुलेट करने के समय में उसको 100 रुपये ही कंसीडर किया जाएगा। ओके, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। अब देखिए आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि ये वाला प्रोविज़न क्यों है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे क्रेडिट फ्लो कंपैरेटिवली लो है तो वहाँ पे जो नया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होगा उसके ऊपर 125% का वेट असाइन किया जाएगा। तो देखिए ऐसा इसीलिए है क्योंकि बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट ऐसा होता है जहाँ पे लोगों के द्वारा जो लोन अवेल किया जाता है उसका साइज स्मॉल रहता है, जिसके वजह से बैंकों का जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो बैंक वैसे जिला के अंदर देता है लोन जहाँ पे लोगों के द्वारा जो लोन लिया जा रहा है उसका साइज थोड़ा लार्ज है। तो यहाँ पे इसीलिए ये वाला प्रोविज़न है कि अगर बैंक वैसे ज़िला के अंदर भी लोन देगा जहाँ पे लोगों के द्वारा जो लोन लिया जा रहा है उसका साइज लार्ज नहीं है, उसका साइज स्मॉल है, तो भले ही वो लोन 100 रुपया है, लेकिन जब PSL टारगेट कैलकुलेट किया जाएगा बैंक के द्वारा तो बैंक उसको 125 रुपीज़ कंसीडर करेगा। तो बैंक को यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए कि बैंक वैसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी लोन प्रोवाइड करे और यहाँ पे बैंक का जो PSL टारगेट है वो पूरा हो पाए, इसलिए यहाँ पे ये प्रोविज़न है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो मास्टर डायरेक्शन का पैराग्राफ 9 है उसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया है, और पैराग्राफ 9 के अंदर सिंपली जो MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होता है उसके डेफिनेशन के बारे में बोला गया है। मतलब कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत अगर किसी MSME को क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है तो कौन सा ऐसा डेफिनेशन है जिसके ऊपर वो खरा उतरना चाहिए, तभी उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो अमेंडेड प्रोविज़न है उसके हिसाब से जो RBI का मास्टर डायरेक्शन है, मास्टर डायरेक्शन लेंडिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSME 24 जुलाई 2017 को इशू किया गया था, और टाइम टू टाइम इसको अपडेट किया जाता है। तो इसमें जो MSME का डेफिनेशन है ना उसके आधार पे ही MSME को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। और देखिए PSL बैंकों के द्वारा MSME को जो भी लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा तो वो सभी लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर क्लासिफिकेशन के लिए क्वालिफाई होगा। अब एग्जैक्टली कौन से डेफिनेशन के आधार पे बैंकों के द्वारा MSME को आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कोई इंटरप्राइज है उसका इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में 1 करोड़ रुपए तक है और उसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, तो फिर वैसे इंटरप्राइज को माइक्रो इंटरप्राइज कंसीडर किया जाएगा। वैसा इंटरप्राइज जिसका इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट में 10 करोड़ रुपए तक है और टर्नओवर जिसका 50 करोड़ रुपए तक है, तो वैसे इंटरप्राइज को स्मॉल इंटरप्राइज कंसीडर किया जाएगा। और वैसा इंटरप्राइज जिसका प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए तक है और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक है, तो वैसे इंटरप्राइज को फिर मीडियम इंटरप्राइज बोला जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ 9 है जिसमें MSME के डेफिनेशन के बारे में बोला गया था उसको भी यहाँ पे अमेंड किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पैराग्राफ 27 है उसमें अमेंडमेंट लाया गया है। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है ना कि जो मास्टर डायरेक्शन है, मास्टर डायरेक्शन के अंदर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा जो भी प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस दिया जाता है उसको लेकर के जो डेटा होता है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए अभी ये नियम है कि वो सारा डेटा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में उसका रिपोर्टिंग करे क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पे, जो RBI का रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है उसको। अभी ये प्रोविज़न है। ओके, तो यहाँ पे फरवरी 2024 को RBI का एक मास्टर डायरेक्शन आया था, मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइलिंग ऑफ सुपरवाइजरी रिटर्न डायरेक्शन 2024। तो यहाँ पे इसके बाद जो ये ऊपर वाला प्रोविज़न है इसको रिप्लेस कर दिया गया है। ओके, तो अब जो यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको लेकर के अब वो रिपोर्टिंग कहाँ पे करेंगे, तो जो हमने देखा कि फरवरी 2024 में RBI के द्वारा मास्टर डायरेक्शन इशू किया गया था
फाइलिंग ऑफ सुपरवाइजरी रिटर्न को लेकर के। तो इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर जो एनेक्स 3 है, एनेक्स 3 के अंदर सीरियल नंबर 61 में जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब है, उसी फॉर्मेट के अंदर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है अब वो पेसेल डेटा का रिपोर्टिंग करेगा। ओके, क्लियर हो गया। और इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो मास्टर डायरेक्शन का पैरा 27 है उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। ओके, एप्लीकेबिलिटी का अगर हम बात करें तो जितना भी कमर्शियल बैंक है इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरियाज बैंक, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा। सैलरी अर्नर्स जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होता है उसके ऊपर जो ये सर्कुलर है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सैलरी अर्नर्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होता है जिसको बेसिकली जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होता है उसके द्वारा मिल करके सेटअप किया जाता है। ओके, तो सैलरी अर्नर्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर ये जो सर्कुलर है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा जो भी कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरियाज बैंक, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सब के ऊपर ये सर्कुलर एप्लीकेबल होगा। ओके, तो ये आज के इस लेक्चर का हमारा लास्ट सर्कुलर था जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।